वेलकम टू श्री जी आई एस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। ये हमारे करंट अफेयर्स महा रिवीजन सीरीज का फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट, अभी तक हमने तीन जो लेक्चर हमारे कंप्लीट हुए हैं उसमें कई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। राइट, आज की इस टॉपिक में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दोनों टॉपिक के रिगार्डिंग और उनसे संबंधित जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें एसआईआर को लेकर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त की। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। जो भी एक्सपीरियंस इस साल अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त का। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों जो बॉडी हैं ये स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन बॉडी है। इसके लिए लोकपाल लोकायुक्त एक्ट लेकर आए थे 2013 में सरकार, है ना, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चला था। उसके बाद हम लोकपाल और लोकायुक्त का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो देखते हैं। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि यूनियन लेवल पर आपको लोकपाल देखने को मिलता है और लोकायुक्त स्टेट लेवल पर देखने को मिलेगा, है ना। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है? मेनली कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज, नॉट ऑल फंक्शनरीज। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज जो है, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, केवल उन्हीं के रिगार्डिंग करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट को ये सुनते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये जांच करते हैं, है ना। इनका जो मैंडेट है 2016 में कुछ अमेंडमेंट किया गया था, वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर नीचे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं लोकपाल की कंपोजिशन के रिगार्डिंग, टेन्योर के रिगार्डिंग और उनका सिलेक्शन कैसे होता है, वो सब चीज़ देखते हैं। तो कंपोजिशन की बात करते हैं। सबसे पहले चेयरपर्सन होता है एंड अप टू 8 मेंबर्स होते हैं इसमें, एंड 50% जुडिशियल मेंबर्स होते हैं इनमें, है ना। तो ये कंपलसरी है कि इसमें 50% जुडिशियल मेंबर होंगे ही होंगे। चेयरपर्सन जो रहता है उसका हम देखते हैं कि चेयरपर्सन कौन हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, मेंबर्स की क्या एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि 50% टोटल मेंबर्स का SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वेमेन से होना चाहिए, ठीक है ना। जो मेंबर्स हैं ये 8 मेंबर्स हैं अप टू मतलब मैक्सिमम, राइट, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वेमेन, इनसे होना चाहिए 50% मेंबर्स। और में देखते हैं जो टेन्योर है बेसिकली वो 5 ईयर और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, यानी 5 साल तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, 70 साल तक बेसिकली, है ना। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ। अब देखिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके रिकमेंडेशन पे इनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है ना। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन एंड सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम, ठीक है ना। या तो चीफ जस्टिस स्वयं होंगे इसके या उनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एंड 1 एमिनेंट जूरिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये पूरा पैनल होता है जो क्या करते हैं, सिलेक्शन कमेटी है उसका, और ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को एंड देन प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। वाइल द चेयरपर्सन मेंबर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। इसके जो चेयरपर्सन हैं लोकपाल के और लोकायुक्त के दोनों के, तो उनके चेयरपर्सन हम बात कर रहे हैं अभी लोकपाल की, तो ये ना तो MP हो सकते हैं ना ही MLA हो सकते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चेयरपर्सन केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये नहीं हो सकता है ना, ध्यान रखना है कि चेयरपर्सन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रीलिम्स में हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसका चेयरपर्सन हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो कोई भी हो सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकता है, एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज है वो भी हो सकता है, जैसे अभी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो इसके चेयरपर्सन है, या कोई एमिनेंट पर्सन है ना, विद स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन। एमिनेंट पर्सन ये बेसिकली ये सिलेक्शन कमेटी है वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो उनको अपॉइंट करते हैं, ध्यान रख रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखना है कि एमिनेंट पर्सन किसकी नज़र में होना चाहिए, जो सिलेक्शन कमेटी है वो चयन करके देती है वो। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि जो एमिनेंट पर्सन है वो राष्ट्रपति की नज़र में एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। एमिनेंट पर्सन राष्ट्रपति की नज़र में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में था, ध्यान रखना है। जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है तो वहाँ पे एमिनेंट पर्सन, ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है।
हर एक शब्द की आपको ध्यान रखना है। तो जब ये सिलेक्शन कमेटी जो है ना, इसकी नज़र में कोई व्यक्ति लगता है, सपोज दैट कोई वकील है, एडवोकेट है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का, उसको लॉ का ऑब्वियस सी बात है कि ज्ञान होगा ही होगा, नॉलेज होगा। ऐसा कोई प्रोफेसर है लॉ का, वो हो सकता है। नेक्स्ट, चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन और ऑफ लेस देन 45 ईयर्स, यानी ये इनका जो चेयरपर्सन है या मेंबर हैं, उनकी आयु जब उनको अपॉइंट किया जाता है तो 45 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, यानी 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति को इसका चेयरपर्सन और मेंबर नहीं बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस एज द चेयरपर्सन और मेंबर, है ना। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। अब हम लोकपाल के जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आता है, कि किन के रिगार्डिंग जो करप्शन के केसेस हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। उनके किन के रिगार्डिंग लोग करप्शन की जो कंप्लेंट है उनको ये एंटरटेन करते हैं बेसिकली। सबसे बात करते हैं प्रधानमंत्री, यानी जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो भी इनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन ऑन एलिगेशन ऑफ करप्शन relating to international relations, security, the public order, atomic energy and space। ये आपको 4 से 5 चीज़ें हैं जिनको विशेष कर याद रखना है कि जब भी कोई इस तरह का एलिगेशन लगता है करप्शन का इन जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में, सपोज दैट हम राफेल खरीद रहे हैं बेसिकली फ्रांस से, है ना। तो वहाँ पे किसी तरह का कोई अगर करप्शन का एलिगेशन लगाया जाता है तो प्रधानमंत्री के डायरेक्टली ये क्या करते हैं, इसकी इम्यूनिटी प्राप्त है कि वो प्रधानमंत्री पे जांच नहीं कर सकते। देश की सिक्योरिटी को लेकर कोई अगर एलिगेशन लगता है करप्शन का, है ना, तो वो पब्लिक ऑर्डर है, एटॉमिक एनर्जी है ना, स्पेस, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करते हैं जब प्रधानमंत्री इसके एम्बिट में है तो ऑब्वियस सी बात है जो कैबिनेट मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ग्रुप ए बी सी डी है, जैसे फॉरेन सर्विस के जो मेंबर्स रहते हैं वो सब भी इसके एम्बिट में आते हैं। उसके बाहर नहीं, जब प्रधानमंत्री इसके एम्बिट में है, सारा का सारा कैबिनेट इसके एम्बिट में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने फॉरेन सर्विस के मेंबर्स होते हैं वो बाहर कैसे जा सकते हैं, है ना। दूसरा, हाउएवर कंप्लेंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट कंडीशन इंक्लूडिंग अप्रूवल बाय 2/3 ऑफ द लोकपाल मेंबर्स। आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे साथ में, अगर प्रधानमंत्री पर कोई करप्शन का केस है, सपोज दैट कंप्लेंट आती प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग, कोई सपोज राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री मोदी है और कंप्लेंट करते हैं इसमें जाकर कि मोदी जी ने ऐसा करप्शन किया है, ठीक है ना। तो अगर कंप्लेंट आती इनके पास में तो होगा क्या कि वहाँ पर 2/3 मेंबर्स जो होंगे इसके लोकपाल के, जब वो अप्रूवल देंगे तभी उस कंप्लेंट को आगे फर्दर एंटरटेन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। याद रखना है, ये 2/3 लोकपाल के मेंबर्स अप्रूवल देंगे तभी क्या होगा कि प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग कोई करप्शन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है उस पर, है ना, आगे प्रोसीडिंग हो सकती है। अब बात करते हैं कि 2016 में लोकपाल एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 2016 में, जो हमको देखना है क्या क्या अमेंडमेंट किए गए थे। सबसे पहले यहाँ पर जो ओरिजिनल एक्ट है 2013 का इसका, उसमें लिखा था कि यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये है ना, ये इसका मेंबर होगा, रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन। अब हुआ क्या कि 2014 से लेकर 2024 तक इवन यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन का रिकॉग्निशन ही नहीं दिया गया था। लीडर ऑफ अपोजिशन उसको बोला जाता है बेसिकली, और उसको ये रिकॉग्निशन दिया जाता है जिसकी लोकसभा में 55 मेंबर्स हों, जो कि कांग्रेस या अदर जो पार्टीज हैं उनमें से किसी भी एक सिंगल पार्टी के 55 मेंबर्स थे नहीं। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन का जो तमगा बेसिकली बोलते हैं, रिकॉग्निशन है, वो नहीं मिला था किसी को। तो प्रॉब्लम आने लगी, चूंकि अब इसके जो सिलेक्शन है इसका, चूंकि लोकायुक्त को इस्टेब्लिश करना था, सेटअप करना था, तो फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया 2016 में, और वहां पर इस फ्रेज को हटा दिया गया कि रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह क्या लेकर आए हैं यहाँ पर, अलाउ द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। अब सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है वो इस
पैनल का बेसिकली सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। तो अभी तो चूंकि कांग्रेस के पास में है 99 में उनके पास मेंबर है। अगर सपोज दैट कांग्रेस के उस समय इस समय नहीं होते, है ना, 30 के समथिंग होते, तो सपा के इस समय ज़्यादा है, तो वो इसका मेंबर होते, है ना। लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। तो एक तो ये किया गया था। दूसरा ये था कि इसमें सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट, इसको अमेंडमेंट किया गया था। जो ओरिजिनल जो एक्ट है 2013 का, 2013 का, उसमें क्या था कि जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जब वो अपनी ऑफिस में एंटर करते हैं एट द वेरी फर्स्ट डे, तो विद इन 30 डेज उन्हें क्या करना होता, अपने एसेट एंड लाइबिलिटीज डिक्लेयर करना पड़ता था, रिपोर्ट देनी पड़ती थी और जो ऑफिसर्स हैं उनको, गवर्नमेंट को, राइट। इसको अमेंडमेंट करके 30 डेज का जो टाइम फ्रेम है, इसको क्या करते हैं, हटा दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था। अब जब केंद्र सरकार चाहेगी तब उनसे रिपोर्ट ले सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 30 डेज का जो टाइम फ्रेम था ना, इसको हटा दिया गया है। तो अब जब सरकार उनसे चाहेगी तब उनको अपना एफिडेविट देना पड़ेगा और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बतानी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए थे सीबीसी के फंक्शंस के रिगार्डिंग। सीबीसी में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसके रिगार्डिंग इसको कुछ पावर दिए गए। यहाँ पर पावर ये दिए गए, इसका एक्ट है 2003, इसको एम्पावर करता है कि ग्रुप बी सी डी जो सर्विस के मेंबर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको इंक्वायरी कर सकता है। और ये अभी क्या है कि लोकपाल को ये पावर है ना, लोकपाल को एम्पावर किया गया है कि ये सीबीसी को डायरेक्शन दे सकते हैं कि अगर इनके रिगार्डिंग कोई भी करप्शन का केसेस आता है तो उसकी जांच कर सकते हैं। दूसरा, सीबीसी क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, जिसको बाद में अभी 2020 में उसको क्या क्या अमेंड किया गया था, है ना। तो इसके रिगार्डिंग जो सीबीआई केस, बेसिकली सीबीआई को जो केस दिए जाते हैं उनको क्या करती है ये, कंट्रोल करती है ना, या बेसिकली सुपरिटेंडेंस करती है, ये करते हैं ना सीबीआई को। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर। दूसरा, ये इनको सीबीसी को बेसिकली ऑथराइज कर सकते हैं या अदर किसी एजेंसी को कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, उनको सीज करने के लिए ये ऑथराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा, कैन ऑथराइज एजेंसीज टू सर्च फॉर एंड सीज डॉक्यूमेंट रेलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, ऐसा भी है। एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मस्ट रिपोर्ट टू द लोकपाल ऑन एक्शन टेकन ऑन अ रेफर्ड कंप्लेंट। तो सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है वो लोकपाल को रिपोर्ट करेगा कि जो उन्होंने एक्शन लिया है, जो उन्हें कंप्लेंट दी गई थी उसके रिगार्डिंग क्या एक्शन लिया है, उसके रिगार्डिंग इनको क्या करना है, रिपोर्ट करना पड़ता है इसको, राइट। यहाँ पे देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, 2010 का। यहाँ ज्यूरिसडिक्शन इंक्लूड्स फॉरेन डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 10 लाख पर ईयर अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर किसी को सपोज दैट 10 लाख का डोनेशन मिलता है और उसके रिगार्डिंग अगर कोई करप्शन का केस आता है ना, कंप्लेंट आती है, तो उसको भी ये एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा फॉरेन डोनेशन मिला हो। इनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट है बेसिकली, है ना। तो ये कहाँ से आता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, द इंक्वायरी बिंग अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो सिविल कोड का भी पावर है। अब बात करते हैं लोकायुक्त की बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे लोकायुक्त के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, उनका टेन्योर के बारे में बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, है ना, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें, तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ये। आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि थ्रू आउट ऑल द स्टेट्स इनका लोकायुक्त का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है सभी जगह, है ना। ऐसा नहीं, आपको याद रखना है कि लोकायुक्त आर एस्टेब्लिश्ड बाय एवरी स्टेट थ्रू अ लॉ। ये स्टेट के लॉ के माध्यम से स्टेब्लिश किए जाएंगे। बस लोकपाल लोकायुक्त का एक्ट है, उसमें ये मैंडेट था इसमें कि विद इन 365 डेज, जिस दिन ये एक्ट पास होता है उसके 1 साल के भीतर सभी राज्यों को लोकायुक्त स्टैब्लिश करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए कई राज्यों में क्या है कि लोकायुक्त के एम्बिट में चीफ मिनिस्टर को रखा गया है, कई राज्यों में चीफ मिनिस्टर को उसके बाहर रखा गया है। कई राज्यों में लोकायुक्त के जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है ना, और कई राज्यों में लोकायुक्त के पावर उतने है ही नहीं। तो ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मल्टी मेंबर बॉडी होगी या सिंगल मेंबर बॉडी होगी, टर्म क्या होगा उनका, 5 ईयर रहेगा या 3 ईयर्स रहेगा, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट
ये कैसा रहेगा, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है यहाँ पर। अब लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेशन ऑफ लोकपाल लोकायुक्त 2000, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ सरकार का दखलंदाजी बहुत ज़्यादा है, यानी उनके सिलेक्शन में। ठीक है, अब देखिए प्रीलिम्स के लिए इसमें से 2-3 पॉइंट हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो है एनोनिमस कंप्लेंट नॉट अलाउड, यानी गुप्त तरीके से कोई भी व्यक्ति जाके कंप्लेंट नहीं कर सकता है लोकपाल को, है ना। उसको अपना नाम बताना पड़ेगा, अपना जगह कहाँ से हो, सब ईच एंड एवरीथिंग उसको डिटेल में भर के देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, है ना, जो कंप्लेंट करता है उसको। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर व्यक्ति का सपोज दैट आइडेंटिटी उजागर हो जाती है तो उसकी जान को खतरा भी रहता है कई बार, तो विसिल ब्लोइंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो सबसे पहला है कि एनोनिमस कंप्लेंट अलाउड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, लिमिटेशन ऑफ 7 ईयर्स, अगर 7 साल से ज़्यादा पुराना केस है तो उसको ये एंटरटेन नहीं करते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। द एक्ट सेट अ 7 ईयर लिमिटेशन पीरियड टू फाइल अ कंप्लेंट विच मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर सम केसेस। ध्यान रखना है कि 7 साल से अगर पुराना कोई केस है तो उसको ये क्या करते हैं, उस कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करते हैं। ठीक है, हैवी पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट, अगर कोई व्यक्ति फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसको हैवी पनिशमेंट उस पर लगाया जा सकता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ सुमोटो पावर। ठीक है, लैक ऑफ सुमोटो पावर का मतलब है कैन नॉट इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन, ये अपने से स्वयं क्या कर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको इनिशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए इनको क्या है कि लोकपाल कैन नॉट इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन विदाउट अ फॉर्मल कंप्लेंट। जब फॉर्मल कंप्लेंट होगी, कोई फॉर्मली कंप्लेंट करेगा तब जाके क्या करते हैं ये इनिशिएट कर सकते, अपने से सो मोटो ये इनके पास पावर नहीं होता। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि लोकपाल के पास सो मोटो पावर होता है कि ये अपने से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, वहीं स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब तक कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं होगी तब तक ये कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं ले सकते इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो आपको विशेषकर ये याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि जुडिशरी हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द लोकपाल, जो सिटिंग जजेस रहते हैं वो इनके परव्यू से बाहर रखा गया, उनके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा गया। मतलब ये है कि लोकपाल सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अदर लोअर कोर्ट में, अगर सपोज दैट उनके रिगार्डिंग कोई करप्शन का केस है, कोई कंप्लेंट आती है लोकपाल के, तो ये उसको क्या नहीं कर सकते हैं, उन पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती ये बॉडी, जुडिशरी को इससे बाहर रखा गया है ना। नॉट अकॉर्डेड पावर टू सर्च एंड सीज एंड पावर टू इनिशिएट कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, अपने से ना तो ये सर्च कर सकते हैं ना सीज कर सकते हैं। ये क्या करेंगे इसके लिए जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, है ना, जैसे कि सीबीसी है, सीबीआई है, किसी भी को ये ऑर्डर दे सकते हैं सर्च एंड सीजर का, बट स्वयं से ये इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं ले सकते, एक्शन नहीं ले सकते कि किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकें, है ना। और अपने से कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग, है ना। तो इनके पास पावर नहीं है, पावर नॉट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। अगर सपोज दैट कोई कंटेम्प्ट करता है, इनके विरुद्ध कुछ बोलता है, तो इनके पास ये पावर नहीं है। ध्यान रखना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, जुडिशरी के पास में होता है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का, है ना। हमारे पार्लियामेंट के पास भी पावर है, जो पार्लियामेंट कमेटी है उनके पास भी कंटेम्प्ट अगर कोई करता है तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओ हैं फंडेड बाय द गवर्नमेंट, नॉट ब्रॉट अंडर द लोकायुक्त जुरिडिक्शन। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो एनजीओस हैं वो लोकायुक्त के जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, पब्लिक सर्वेंट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे पब्लिक सर्वेंट को क्या कैसे डिफाइन किया गया है, कौन होते हैं पब्लिक सर्वेंट इस एक्ट के माध्यम से, है ना। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 2025 में क्वेश्चन आया था यहाँ पर अगर किसी ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली उससे गलत नहीं हुआ होगा किसी भी कंडीशन में। देखिए यहाँ पर द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर बात की गई है कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं भारत में, है ना, केवल उन्हीं के रिगार्डिंग ये क्या करते हैं, इनको पावर है कि ये बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन जो
लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट भारत से बाहर अपॉइंटेड हैं, जैसे कि फॉरेन सर्विस के जो बेसिकली मेंबर्स रहते हैं, उनकी रिगार्डिंग ये कंप्लेंट नहीं सुन सकते हैं, नहीं एंटरटेन कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा अगर हम लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रधानमंत्री को अगर इसकी एम्बिट में रखा है, तो आपको क्या लगता है कि जो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, वो इसकी एम्बिट में नहीं आएँगे? अगर थोड़ा-सा भी किसी ने दिमाग लगाया होगा। और देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए, बी, सी, डी, ये चारों के चारों ऑफिसर्स जो रहते हैं ग्रुप्स के, वो इसकी एम्बिट में आते हैं। तो अगर थोड़ा-सा भी लगाए तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, राइट ना? तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरे में क्या किया है उन्होंने, यहाँ पर आधा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है और आधा गलत कर दिया है। ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ लिखा है, द चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहाँ तक तो सही है कि इसके चेयरपर्सन, अभी हमने देखा था कि जो चेयरपर्सन होंगे या मेंबर होंगे, जो जिन्हें चेयरपर्सन और एज अ मेंबर अपॉइंट किया जाता है इसमें, वो कोई एमपी और एमएलए नहीं हो सकते। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। एंड ओनली, देखिए, ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया whether incumbent or retired has to be its chairperson। अब यहाँ उन्होंने क्या किया, एक रेखा खींच दी कि केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इनकम्बेंट हो या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, वही केवल इसका चेयरपर्सन बन सकता है। तो हमने देखा था कि इसका चेयरपर्सन कोई एमिनेंट पर्सन भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, और सीजीआई भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, वहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, बार नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होता है, क्योंकि आधा बिल्कुल स्टेटमेंट सही और आधा गलत हो जाता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड गलत होते हैं। थर्ड, द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson or member as the case may be। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 100% ये स्टेटमेंट सही है कि चेयरपर्सन और मेंबर जो होते हैं इसके, वो 45 ईयर्स से कम के नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा के होंगे तभी वो उसके चेयरपर्सन या मेंबर बन सकता है। यहाँ पे लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसके रिगार्डिंग भी ये कंप्लेंट, बेसिकली जो करप्शन के रिगार्डिंग एलिगेशंस हैं उनको इंक्वायरी कर सकते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस के साथ में, जैसा हम लोग ऊपर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट, ये फोर्थ एलिमिनेट हो, यानी ये गलत होता है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत होते हैं। फिर बचा क्या? तीसरा, ओनली 3। इसका अब यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इनकरेक्ट अगर पूछ देता ना, तो यहाँ पर क्या आंसर होता फिर हमारा? 4, 2, 1। ये 3 सही होते हैं, है ना? ये 3 गलत है ना, तो इसका आंसर अगर इनकरेक्ट बोलता तो यहाँ पे पूछा करेक्ट, तो केवल 3 करेक्ट है, तो इसका मतलब है आंसर ए, ओनली 3, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लोकायुक्त एक्ट द पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड एज एनी पर्सन हु इज और हैज बीन अ चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर और एम्प्लॉइज। अब यहाँ पूछ रहा है कि पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है इसमें, उसके अंतर्गत कौन कौन इसका आ सकता है। जैसे चेयरपर्सन किसी उसका बॉडी का है, मेंबर है, ऑफिसर है या एम्प्लॉइज। अब देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट है, एनी इन एनी ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब ऐसी बात है कि कोई भी ऑटोनोमस बॉडी जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, उसका चेयरपर्सन हो, मेंबर हो, ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो, वो इसके एम्बिट में आते ही आते हैं। तो ये इसका सर्वेंट जो है ना, पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन है, उसके अंतर्गत है। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, इन अ बॉडी विच इज होली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी बॉडी है जो कि होली फाइनेंस्ड है ना, मतलब टोटली सरकार के द्वारा फाइनेंस्ड, वित्त पोषित है, सरकार उसको वित्त प्रोवाइड करती है, तो वो भी इसकी एम्बिट में आती है। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है ना? तो वो सर चूंकि गवर्नमेंट बॉडी हो जाती है, जो किसी, जैसे सपोज दैट पीएसयू है या अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। एज अ जजेस, देखिए जजेस को लेकर यहाँ वो है, जो रिटायर्ड जजेस हैं वो इसकी एम्बिट में आते हैं, बट सिटिंग जजेस का इसमें नहीं। तो यहाँ पे एज अ जजेस को पूछा गया है, मतलब अब जजेस यहाँ पे आगे कुछ क्लियर नहीं है, तो ध्यान रखना है। तो एज जनरल देता है तो पूछ सकते हैं, हाँ ठीक है। इन अ बॉडी विच इज पार्शली फाइनेंस्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पार्शली फाइनेंस्ड है, सरकार कुछ वित्त पोषण करती है, लेकिन
उनको कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया बेसिकली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखते हैं हम, चारों के चारों इसमें से सही स्टेटमेंट हैं। यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट का हम डेफिनेशन भी देखेंगे, उसको पहले, इससे पहले ये देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, द लोकपाल इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज अंडर द एजिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, आपको ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है ना, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव के एजिस में काम करती है बेसिकली। द लोकायुक्त एक्ट शैल अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट इनसाइड द कंट्री, नॉट टू दोज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ऐसा तो नहीं है कि ये फॉरेन सर्विस के मेंबर्स हैं, सपोज दैट भारत से बाहर रह रहे हैं, या अदर जो ऑफिसर्स हैं भारत से बाहर जरूर है वो, लेकिन इसकी एम्बिट से बाहर नहीं है। यानी प्रधानमंत्री जब इसकी एम्बिट में है, जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है, तो अदर मेंबर्स की तो हम बात ही क्या करेंगे, है ना। थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएंगे ना, तो ये स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाता है। इसका मतलब है कि एक जो स्टेटमेंट है फर्स्ट ओनली, ये बिल्कुल सही है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट हैज हॉल्टेड अ लोकपाल ऑर्डर दैट टुक अप अ करप्शन चार्ज अगेंस्ट अ अननेम्ड हायर कोर्ट जज। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने के रिगार्डिंग एक केस आया, और वहाँ पर ये था कि लोकपाल ने क्या किया था कि किसी हाई कोर्ट के जज के रिगार्डिंग करप्शन का कोई केस था, एलिगेशन था, उसको उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड कर दिया, रोक दिया। उन्होंने बोला कि आपके पास ये अधिकार नहीं है, आपके जुरिस्डिक्शन में जुडिशरी नहीं आती है, आपको ध्यान रखना है। तो सिटिंग जजेस इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। इसके जुरिस्डिक्शन में फिर कौन आता है, जो रिटायर्ड जजेस है। अभी हम देखेंगे जो जुडिशरी क्यों नहीं आती है, इसका पार्सली या पूर्णतः हम देखते हैं कि जुडिशरी के अंतर्गत रखा गया या नहीं रखा गया, जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है उसमें, है ना। तो ये आपको ध्यान रखने का है यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, द लोकपाल इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एजिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिटिंग 25 रूलिंग ऑफ द। हमने देखा कि ये किसकी एजिस में काम करती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, सेक्शन 77 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 IPC stipulate that a judge cannot be charged with a crime if the allegation is related to the performance of her official responsibility। जब वो अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई परफॉर्म करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है, तो जजमेंट डिलीवर करते हैं, तो उन पे कोई भी क्राइम कोई भी इस तरह का क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है। दिस क्लॉज हैज बीन रीप्रिंटेड एज अ सेक्शन 15 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। उसमें भी ये इस क्लॉज को सबमिट किया गया है ना, उसमें भी इंसर्ट किया गया है भारतीय न्याय संहिता में भी, है ना। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द लोकायुक्त एक्ट इट शैल अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट इन एंड आउटसाइड इंडिया, दोनों ही हमने बात की थी। अब यहाँ पर सेक्शन 14 डिफाइन करता है कि हु आर पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट कौन है, एज एनी पर्सन हु इज और हैज बीन अ चेयरपर्सन, है या रहा हो, दोनों की बात करता है, ध्यान रखना है इसको आपको। अभी प्रेजेंट में ही बात नहीं करता है, ये कोई व्यक्ति रहा हो सपोज दैट, और उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एनी पर्सन हु इज, यहाँ प्रीलिम्स में देखिए आपसे क्या यहाँ पे आपको घुमाने की कोशिश करेगा कि ये बोलेगा कि अभी जो एनी पर्सन हु इज द चेयरपर्सन मेंबर ओनली हु, तो यानी मतलब है कि यहाँ पे सिटिंग की बात कर रहा, प्रेजेंट की बात करेगा वो, और वो पास्ट को बोल देगा, पास्ट में जो रिटायर्ड हो गया वो इसकी एम्बिट में नहीं आते हैं। तो दोनों ही ये गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि वो रिटायर्ड भी हो सकता है ना, या हु हैज़ बीन, या अभी है वर्तमान में, दोनों है। तो एनी पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ चेयरपर्सन मेंबर, जो ऑफिसर और एम्प्लॉय इन द ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कोई भी चेयरपर्सन मेंबर ऑफिसर एम्प्लॉय जो रहा हो या है, सरकार की जो ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा जो स्टैब्लिश की गई कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है, वो होली और पार्सली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोल्ड बाय इट, जिसे सरकार के द्वारा या तो टोटली या पार्शली बेसिकली पूर्णतः वित्त पोषित सरकार के द्वारा और सरकार द्वारा कंट्रोल्ड कोई भी बॉडी है, वो भी इसके चेयरपर्सन के मेंबर ऑफिसर्स ये सब इसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। वाइल जजेस आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड
ठीक यहाँ पर सबसेक्शन एफ इंक्लूड्स देम, हैंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट आपको देखेंगे, इसीलिए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा ऑप्शन होगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ है इसके रिगार्डिंग। अब दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। होप सो कि जो हमारा पहला टॉपिक है ये आपको क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हुआ हो। काफ़ी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे यकीन मानिए आपको वहाँ पे उतना ही कम कन्फ्यूज़न होगा और करेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा मानना है ना, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो जितना क्वेश्चन को लेकर और विशेषकर करंट अफेयर्स के, क्योंकि इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, उतना प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो और इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। होप्स हो कि कुछ लोग जो देख रहे हैं उनको समझ में आएगा, है ना। इतना करंट के उस पर क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस नहीं कराता है और इसीलिए प्रॉब्लम होती है। जितने भी टेस्ट सीरीज चलते हैं वहाँ पर भी एक चैलेंज है कि 15 से 20 क्वेश्चन रखा या 1 से 2 टेस्ट सीरीज ज़्यादा करंट के बेसिस पर रखते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, यकीन मानिए। और इसीलिए स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम होती है, चैलेंजेस होते हैं, है ना। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने ये अपना जो इनिशिएटिव है स्टार्ट किया है कि आप लोगों को इससे काफ़ी सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी, राइट। चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। ये सब छोड़ते हैं कि न्यूज़ में क्यों न्यूज़ में थी, वो सब छोड़ते हैं अभी हम। ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। यहाँ पे संविधान में इसके रिगार्डिंग प्रावधान है या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्ट 15 में जो संविधान का पार्ट 15 है उसमें इसके रिगार्डिंग प्रावधान है आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, ये सरकार ने अभी 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था एक, है ना, किसी ने पीआईएल दर्ज की और इसके रिगार्डिंग की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या अलग अदर जो इलेक्शन कमिश्नर उनका अपॉइंटमेंट केवल सरकार ना करे, एग्जीक्यूटिव ना करे, क्योंकि उससे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वाइजनेस रहता है, ये सब चीज़ें कंप्लेंट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्यों ना इसके लिए कॉलेजियम तब तक बनाया जाए जब तक सरकार इसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल एक्ट लेकर नहीं आती, स्पेशल प्रावधान नहीं लेकर आती इसके रिगार्डिंग। क्योंकि संविधान में उनकी अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन, टेन्योर क्या होगा इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना, ये 2013 में एक्ट लेकर आई सरकार, और यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट कैसे होगा, है ना, कौन करेगा, वो सर्विस कंडीशन है वो क्या होंगी और टेन्योर कितना होगा, इसको लेकर ये एक्ट लेकर आए, है ना। तो संविधान में सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में इनकी सर्विस कंडीशन और टेन्योर के रिगार्डिंग डिटेल में प्रोविजन है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी की रोल क्या है बेसिकली, है ना, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, जैसे लोकसभा का इलेक्शन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हर एक राज्य में, जैसे अभी 4 से 5 राज्यों में इलेक्शन है, जैसे असम में, वेस्ट बंगाल में, है ना, केरला में अगर देखें तो अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो उनको एडमिनिस्टर कौन करता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ईसीआई एडमिनिस्टर इलेक्शन 2, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, इन चारों के देखें हम, इसके लोकसभा के, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड एमएलएस वगैरह का जो चुनाव करवाती है वो इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होता है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एम्बिट में ही आता है, यानी उसी को उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन में अभी ये 3 मेंबर बॉडी है, यानी मल्टी मेंबर बॉडी है, राइट। ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि मल्टी मेंबर बॉडी स्टार्टिंग से ही रही है, 1993 से परमानेंट ये अभी मल्टी मेंबर बॉडी है। जब थोड़ा सा काम बढ़ने लगा तो अभी से बात है एक व्यक्ति के बस में नहीं था, तो यहाँ पे 3 मेंबर बॉडी बनाई गई। इसमें कौन होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं, है ना, ये है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके की प्रोविजंस जो है ना एक्ट के, जो 2023 में 2023 में जो एक्ट लेकर आई सरकार, उसने क्या किया, जो 1991 का एक्ट है उसको रिप्लेस करके सरकार 2023 में एक नया एक्ट लेकर आती है, और उसके हम कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं।
एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले अब क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं कि इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी सीईसी की और ईसी की, दोनों की सेम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है यहाँ पर। आपको ध्यान रखना है इनकी सेपरेट क्वालिफ़िकेशन नहीं है, दोनों की एक जैसी क्वालिफ़िकेशन देखने को मिलती है। क्या पहले 2 तरह की क्वालिफ़िकेशन देखने को मिलेगी यहाँ पर। एक तो है द पर्सन मस्ट बी होल्डिंग और हैव हेल्ड, यानी दोनों की ही बात की जाती है, या तो अभी वर्तमान में है या जो रह चुका हो। पोस्ट एक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का जो सचिव होता है उसके एक्विवेलेंट पोस्ट का कोई व्यक्ति है या रहा हो। बात याद रखना है आपको, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना देना है बिल्कुल भी कि कोई भी व्यक्ति जो रहा हो या है, जो कि भारत सरकार का सचिव लेवल का कोई अधिकारी है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या उस पोस्ट के एक्विवेलेंट कोई अधिकारी रहा हो व्यक्ति, वो। दूसरा है कि पजेस इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शन, उसको इलेक्शन कंडक्ट करने का, चुनाव को संचालित करने का, मैनेज करने का उसको एक्सपीरियंस रहा हो, और इंटीग्रिटी बिल्कुल इसमें देखी जा रही है। ये दो बेसिकली क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी रहा हो या है, उसको इलेक्शन कंडक्ट करने का या मैनेज करने का उसका एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये दो केवल क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पे इनका सिलेक्शन कैसे होगा। एक सर्च कमेटी होती है, सर्च कमेटी क्या करेगी, 5 लोगों के एक पैनल को सर्च करके, यानी 5 लोगों के पैनल 5 लोगों को सर्च करेगी, है ना। अब इस सर्च कमेटी में कौन इसका जो हेड होता है वो होगा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और 2 मेंबर्स रहते हैं इसमें जो रैंक ऑफ सेक्रेटरी और हायर, है ना, यानी सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर या उससे अपर लेवल का कोई अधिकारी होगा, वो इस सर्च कमेटी में रहता है। तो ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बेसिकली अगर बात करें तो व्यक्ति हैं, है ना, तीनों के तीनों। ये क्या करेंगे, सिलेक्ट, सर्च कमेटी सर्च करके 5 व्यक्तियों का नाम किसको देगी, सिलेक्ट कमेटी को, है ना, सिलेक्ट कमेटी को देगी। अब इस सिलेक्ट कमेटी में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी जैसे अभी जो माननीय राहुल गांधी जी है तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस यानी लोकसभा में, ठीक, वो होंगे इसमें। और थर्ड है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर एक पेज है जिसको ध्यान रखना है। अभी जैसे कहेंगे तो श्री अमित शाह जी इसके मेंबर हैं, है ना, सिलेक्ट कमेटी के। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उसके बाद माननीय अमित शाह जी हैं जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, राइट, वो हैं, और माननीय राहुल गांधी जी यहाँ पर। तो तीनों लोग दिखाई देते हैं आपको, है ना। यहाँ पर प्रधानमंत्री चाहें कि कल अमित शाह जी को हटाकर क्या करना है, उनको एस जयशंकर साहब को रखना है, ऐसा करेंगे नहीं हालांकि वो, एस जयशंकर सर को रखना है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनको रखना है, या हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको रखना है, किसी को भी रख सकते हैं। ये बाउंड नहीं है कि केवल होम मिनिस्टर ही होंगे। तो आपसे यहाँ पर मेरा बताने का मतलब ये है, ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ ले कि मैंडेटरली होम मिनिस्टर इसका सिलेक्ट कमेटी का मेंबर होता है, मैंडेटरली, है ना। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाएगा। कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ इसका मेंबर हो सकता है, प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको रख सकता है। तो 3 मेंबर बॉडी होती है। ये क्या करेगी सिलेक्शन कमेटी, इस 5 में से 3 लोगों को, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनको 3 को लेगी और राष्ट्रपति को रिकमेंड कर देगी उनके नाम, है ना, एलिजिबल कैंडिडेट्स के नाम को राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देगी। तो मुर्मू जी को अगर ये जाता है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, माननीय प्रेसिडेंट है, राइट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, तो उनके पास नाम, जब नाम जाता है तो फिर वो अपॉइंट कर देंगे इनको, है ना। होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं, यानी टेन्योर कितना होगा इनका, तो 6 ईयर्स और अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्लियर रखना है आप लोग, 6 साल इनका टेन्योर है दोनों का ही, सीसी और ईसी का, है ना, 6 साल का टेन्योर है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये विच एवर इज अर्लियर का क्या मतलब है यहाँ पर, कि सपोज दैट कि अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है माननीय रेस्पेक्टेड ज्ञानेश कुमार जी, है ना, तो अगर उनकी एज अभी सपोज दैट 62 ईयर्स है, तो वो कितने साल तक रह पाएंगे, फिर 3 साल तक, है ना। और सपोज दैट उनकी एज अगर मान के चलते हैं हम 55 ईयर्स होती,
तो वैसे तो 10 साल तक उनके पास टेन्योर था, लेकिन 6 साल तक ही रह पाते वो। या तो ये पहले हो जाए या ये पहले हो जाए, दोनों में से कोई भी। नेक्स्ट पॉइंट ये, इफ एन ईसी बिकम्स द सीईसी, कंबाइंड टेन्योर कैन नॉट एक्सीड 6 ईयर्स। अगर सपोज दैट अभी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनमें से कोई व्यक्ति कल भारत सरकार चाहे तो क्या कर सकते हैं, उनको सीईसी बनाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, तो इन दोनों का टेन्योर मिला के 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक तो ईसी के रूप में उन्होंने जो टेन्योर, और दूसरा है सीईसी के रूप में जो टेन्योर रहेगा उनका, तो 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए, अंडर द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, each election commissioner including CEC hold office for 6 years or until attaining the age of 65 years whichever is earlier। ये कहाँ पर है, जो 1991 का एक्ट था उसमें था ये। इसको रिप्लेस करके हम 2023 में जो एक्ट लेकर आए हैं, राइट, अमेंड करके इसमें अलॉट किया गया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड। रीअपॉइंटमेंट से मतलब है सेम पोस्ट पर उनको दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जाएगा। कि जैसे अभी ज्ञानेश कुमार हैं, सीसी है वो, और दोबारा से उनको सीसी नहीं नियुक्त किया जाएगा, है ना। लेकिन ईसी को सीसी बनाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। सैलरी इज एक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। इनकी सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके एक्विवेलेंट होती है। रेजिग्नेशन या रिमूवल की बात करते हैं, तो रेजिग्नेशन सीसी और ईसी कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ये अपना बाय राइटिंग, है ना, रिटर्न में प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, रिजाइन करते हैं बेसिकली। रिमूवल की बात करते हैं तो दोनों के रिमूवल प्रोसेस बहुत अलग है ना। सीईसी का रिमूवल प्रोसेस और सीईसी का जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके रिमूवल प्रोसेस बहुत डिफरेंस, ठीक है। तो सीईसी को कैसे रिमूव किया जा सकता, कैन बी रिमूव्ड लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से रिमूव किया जाता है सेम ग्राउंड्स पर, सेम प्रोसेस के माध्यम से, वैसे ही सीईसी को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ईसी की, तो ईसी को ऐसा नहीं है। ईसी को केवल और केवल हम सीईसी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही रिमूव कर सकते हैं। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड कर दे कि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको उनके पद से हटाया जाए, तो उनको हटाया जा सकता है। तो इनका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, ये गारंटीड नहीं है, ध्यान रखना है। इसका अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनका टेन्योर फिक्स नहीं है ना। इसको आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड नहीं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ सीईसी। सीईसी को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, कैसे महाभियोग लगाया जाएगा सीईसी पर। वर्तमान में हमारे देश की जो अपोजिशन पार्टीज है वो ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए, उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आई हैं, और उसमें 180 के समथिंग सांसदों ने, अपोजिशन पार्टी के जितने भी सांसद हैं ज़्यादातर 180 मेंबर्स ने उस पर साइन किया और लोकसभा के स्पीकर को ये सौंपा है जाकर। अब वो हटा पाएंगे नहीं हटा पाएंगे ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार के पास उससे ज़्यादा बहुमत है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास उतने नंबर नहीं है कि वो उनको पद से हटा सकें, है ना, इम्पीचमेंट कर सकें या रिमूव कर सकें। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं, हमारे लिए जानना है प्रोसेस क्या है इसके रिगार्डिंग, संविधान में क्या प्रोसेस है और लॉ में क्या प्रोसेस है, वो हमको देखना है यहाँ पर, है ना। ये हमारे प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे एक आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 324 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर shall not be removed from his office except in a like a manner and on the like grounds as the judge of the Supreme Court। यानी दो बातें हैं यहाँ पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से किस कंडीशन में हटाए, एक्सेप्ट इन लाइक अ मैनर, यानी जो प्रोसेस है, ठीक है, ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज द सुप्रीम कोर्ट जज। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है या जो ग्राउंड्स हैं संविधान में मेंशन है, उसी आधार के अलावा और किसी आधार पर नहीं हटाया जा सकता। तो हम देखते हैं कि क्या ग्राउंड्स मेंशन है और क्या प्रोसेस है इसको लेकर। साथ में ही एक और यहाँ पे आर्टिकल 324(5) क्या कहता है, इट ऑल्सो सेज दैट इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना।
तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर ही हटाए जा सकते हैं। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जो एक्ट आया 2023 में, इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। अब ये इसका सेक्शन 11 क्या कहता है कि इट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रेजिग्नेशन रिमूवल प्रोसेस, है ना, ये प्रोवाइड करता है। इट स्टिक्स टू द सेम प्रोसेस एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस एक्ट में भी सेम प्रोसेस रखा गया है जो संविधान में पहले से वर्णित है ना। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया इनके पद से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। ठीक, यहाँ पर सॉरी, अब देखिए, द प्रोसेस फॉर रिमूविंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एज पर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। दो चीजें, एक तो संविधान में इसका प्रोसेस के रिगार्डिंग कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है। इसमें ये प्रोसेस जो है वो है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसमें प्रोसेस दिया गया है। संविधान में फिर क्या है, संविधान का जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 124, आर्टिकल 124 में इसके रिगार्डिंग वर्णन है, राइट, ग्राउंड्स के रिगार्डिंग, सॉरी, है ना। यहाँ पे आर्टिकल 124 ग्राउंड मेंशन करता है कि किन ग्राउंड्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाया जा सकता है। बट अगर हम प्रोसेस की बात करें, वो प्रोसेस क्या होगा, तो ये प्रोसेस है द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। ये कट एंड क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा ज़्यादा मेंशन नहीं है। वो प्रोसेस के रिगार्डिंग मेंशन है इस एक्ट में, जजेस इंक्वायरी एक्ट में। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 सेज दैट सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड। यहाँ पे बताया गया है केवल कि सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी उनके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको उनके पद से हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा पास्ट ऑर्डर आफ्टर एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाउस पार्लियामेंट के प्रत्येक हाउस के द्वारा एड्रेस किए गए जो मोशन है उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब उनको हटाया जा सकता है। यहाँ पे सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेजॉरिटी की बात की गई, जब वोटिंग होती है वहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा पार्लियामेंट में जब वोटिंग होगी तो मेजॉरिटी क्या चाहिए बेसिकली, है ना। ये स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं, बट किस तरह की स्पेशल मेजॉरिटी, पहला बात है सपोर्टेड बाय अ मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ठीक, जैसे सपोज दैट लोकसभा में टोटल मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, मतलब अगर लोकसभा को लेते हैं तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स अभी कितने हैं, 543। अब उनकी मेजॉरिटी कितना होगा, मेजॉरिटी होगी 272, है ना। तो पहली कंडीशन ये देता है कि 272 मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए हाउस में जब वोटिंग होगी तब। दूसरी कंडीशन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब दूसरी कंडीशन उसने ये रखी कि जो मेजॉरिटी है वो 2/3 होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का। सपोज दैट कि टोटल मेंबर, अगर ये रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें सपोज दैट उस दिन 300 मेंबर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे फिल हो जाती है, 272 से ज़्यादा मेंबर हैं तो ये पहली कंडीशन फिल होती है। दूसरा वो बोलता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। अब 300 मेंबर हैं, 300 मेंबर में से सपोज दैट कि राहुल गांधी के साथ में 20 जो एमपीस हैं वो वॉकआउट कर जाते हैं, है ना। तो अब उसमें से इफेक्टिव कितने लोग बचे, इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी बची, 280, है ना। 280 मेंबर्स हैं, 280 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी करें। देखिए यहाँ पे वोटिंग को ध्यान रखना है आपको कि मेंबर का वोटिंग करना जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं प्रेजेंट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बट वोटिंग से एब्सटेन कर देते हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते हैं। तो काउंट क्या किया जाएगा, जो वोटिंग एक्चुअली वोटिंग करते हैं। सपोज दैट 300 में से 300 में से 20 मेंबर्स वॉकआउट कर जाते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं वोटिंग के दौरान, तो 280 ने वोटिंग की। अब ये 280 का 2/3 मेजोरिटी चाहिए इनको। होप सो की चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए इसके फेवर में। जब ये पास होगा
फिर ये दूसरे हाउस में जाएगा, जैसे लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा, सेम मेजॉरिटी लगेगी, वहाँ से पास होकर फिर प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, है ना। अब देखिए, हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन, यहाँ से ये पास होके उसी सेशन में प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर दूसरा सपोज दैट कि हाउस एडजॉर्न हो जाता है, एडजॉर्न सॉरी हाउस प्रोरोग हो जाता है, तो ये क्या है, पास नहीं होगा प्रेसिडेंट को। ये यहाँ पे कंडीशन है कि सेम सेशन में ही प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए पास होके। अब यहाँ पे ग्राउंड मेंशन किए गए हैं, क्या, सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब पहला प्रश्न ये आता है, ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या संविधान में इसको डिफाइन किया गया है? नहीं, कहीं भी ये संविधान में डिफाइन नहीं किए गए दोनों ही वर्ड। ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट बन सकता है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी दोनों ही शब्दों को आर्टिकल 124 के तहत या आर्टिकल 324 के तहत डिफाइन किया गया है संविधान में। ये वही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही कहीं भी डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी एग्जैक्टली है क्या? इसका मतलब इनकैपेसिटी से बात करते हैं कि कोई भी जज अक्षम है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, है ना। तो फिजिकली और मेंटली कोई भी जज अगर अक्षम है अपने कार्य को करने के लिए, काम को करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इनकैपेबल है भाई। अप्रूव्ड मिसबिहेवियर में क्या आता है, तो ये एथिकल, कोई भी जज अनएथिकल कंडक्ट करता है, सपोज दैट कि उसके पास उसके ऊपर एलिगेशन लगता है किसी महिला जज का या किसी का शोषण का या करप्शन का या अदर कोई भी ऐसा इन्फ्लेमेटरी, बेसिकली उसने कोई डेरोगेटरी स्पीच दी हो, उसको हम प्रूव्ड मिसबिहेवियर की कैप उसमें रखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो वर्डिक्ट हैं इसको लेकर उसमें ये रखा गया है। तो यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की गई है बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एड ऑन किए गए हैं बहुत सारे ऐसे, ठीक है ना। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी दोनों ही ग्राउंड्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाया जा सकता है इन दो ग्राउंड्स के आधार पर। अब द नेक्स्ट क्लॉज एड दैट द पार्लियामेंट में पास बाय लॉ दैट रेगुलेट प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटिंग सच एड्रेस एंड इन्वेस्टिगेशन प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज। इसके लिए पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है ना, कि कैसे प्रूफ किया जाए मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इसीलिए सरकार ने एक एक्ट बनाया, सेक्शन 3 ऑफ द जजेस इंक्वायरी एक्ट, है ना। ये एक्ट लेकर आए 1968 में। तो वहां पर क्या बोला गया है, मोशन ऑफ फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ द जज must be signed by at least 100 members of the in the case of लोक सभा एंड 50 members of the राज्यसभा। अब देखिए यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है। ये जजेस इंक्वायरी एक्ट कहता है कि अगर इस तरह का कोई केस आता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाए या सीईसी को कैसे हटाया जाए, तो सबसे पहले क्या है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि अगर लोकसभा में ये इनिशिएटिव स्टार्ट होता है, सपोज दैट कि लोकसभा के मेंबर, जैसे कि अभी देखा गया है कि हमारे देश की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके 180 मेंबर्स ने इस पर साइन किया, जो मोशन है उसको लेकर जब आते हैं तो जो मोशन लेटर है उस पर 180 मेंबर्स ने साइन किया। तो पहली कंडीशन उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा में ये इनिशिएटिव स्टार्ट होता है तो 100 मेंबर्स, और राज्यसभा में स्टार्ट होता है तो 50 मेंबर्स, है ना। ये फिर स्पीकर के पास जाता है या चेयरपर्सन के पास जाता है, जिस हाउस में उसको इनिशिएट किया जाता है तब, है ना। अब राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है या लोकसभा के जो स्पीकर हैं, इसको एडमिट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपसे अब क्या प्रश्न पूछ सकता है कि जब लोकसभा, सपोज दैट ये इनिशिएटिव लोकसभा से स्टार्ट होता है, लोकसभा के मेंबर जब 100 मेंबर्स साइन करके स्पीकर के पास अगर इसको भेजते हैं, तो स्पीकर क्या करेगा, इसकी स्पीकर के पास ये पावर होता, मतलब उसका विवेक पर निर्भर करता है, उसके विवेक पर निर्भर करता है कि इसको ये एडमिट कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है। आपको यह ध्यान रखना है इस मोशन के रिगार्डिंग, उसको एडमिट कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्पीकर के लिए बाउंडिंग होता है, स्पीकर बाउंड होता है कि वो एडमिट करे इसको, है ना। तो याद रखना है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। अगर ये एडमिट कर लेते हैं, सपोज दैट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, स्पीकर या चेयरपर्सन जो भी है 3 मेंबर कमेटी बैठाएंगे जो इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है।
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा, वो इसको इस कमेटी के मेंबर होते हैं। ये भी कौन चयन करता है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जिस हाउस में ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, या तो लोकसभा में है तो स्पीकर और राज्यसभा में है तो चेयरपर्सन। तो कौन किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो डिपेंड करता है कि वो किसको लेते हैं इसमें। ये कमेटी रिपोर्ट देती है, सबमिट करती है चेयरपर्सन या स्पीकर को। अगर इस कमेटी फाइंड करती है कि जज गिल्टी है मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी, तो मोशन बी टेकन बाय द हाउस और हाउसेस विच इट इज पेंडिंग द एक्ट सेज, है ना। मतलब क्या है कि फिर ये जो प्रस्ताव है हाउस में रखा जाएगा, फिर हाउस में क्या होगी, वोटिंग होगी, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन की। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ सीईसी एंड ईसी, तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर एक्ट्स और वर्ड्स स्पोकन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। यानी यहाँ पर सीईसी को और ईसी को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। क्रिमिनल केस और सिविल केसेस से इनके विरुद्ध कोई भी सिविल और क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जाएगी। अगर ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी एक्शन लेते हैं या कुछ बोलते हैं तब, है ना, इसको ध्यान रखना है। अब इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग पावर की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है इनके पास, ऑब्वियस सी बात है कि कंट्रोल करते हैं इलेक्शन शेड्यूल्स, पोलिंग अरेंजमेंट एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ पोलिंग स्टाफ। एडवाइजरी पावर्स, एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर्स। तो एडवाइजरी पावर होता है कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर को ये एडवाइस करते हैं कि उन जब मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी मैटर आता है। तो क्वासी जुडिशियल पावर होता है, यहाँ पे देखेंगे, डिसाइड्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज, रिकॉग्निशन एंड सिंबल्स अंडर द इलेक्शन सिंबल्स, है ना। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन मिलता है या उनको जो सिंबल दिया जाता है वो इसके द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। और इनका जो डिसीजन होता है जनरली फाइनल होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि जुडिशियल वर्क हो रहा है, यहाँ पे कौन सी जुडिशियल वर्क हो रहा है ना। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कि दो गुट के बीच में एक सिंबल को लेकर झगड़ा हुआ, जैसे शिंदे और उद्धव गुट में, और वहां पर क्या हुआ था, शिंदे गुट को वो सिंबल मिला था, राइट। रेगुलेटरी पावर है, डिसिप्लिनरी पावर है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। डीलिमिटेशन जब भी होता है देश में कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका मेंबर होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, तो आपको ये भी याद रखना है। Registration of political parties, recognize parties and allot them election symbols, right? ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और है, आर्टिकल 325 के पहले आर्टिकल कुछ याद रखना है आपको कि आर्टिकल 325 में सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, यहीं से एसआईआर का जो है ना बेसिस मिलता है। जो पावर है बेसिकली एसआईआर कंडक्ट करने का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसी आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है। आर्टिकल यहाँ पे देखिए, वेस्ट ईसीआई विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, है ना। कंप्लीट कंट्रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में कि रोल्स को वो क्या करे, प्रिपरेशन करे, रिव्यू करे, उनको सही करे। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत है तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, जैसा हमने बात आता है कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखें, एक्सरसाइज लाइक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, इंटेंसिव रिवीजन है, उसको यहीं से पावर मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो यही है। यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 325, वन जनरल इलेक्टोरल रोल्स, मैंडेट अ सिंगल इलेक्टोरल रोल्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज, है ना। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सिंगल इलेक्टोरल रोल्स रहता है। रिलीजन और रेस कास्ट, ये इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का इंक्लूजन या बाहर नहीं रखा जा सकता। डिस्क्रिमिनेशन को ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है। अडल्ट सफरेज की बात करते हैं तो कोई भी इंडियन सिटीजन है, राइट टू वोट है उसको, इंडियन सिटीजन एज 18 ईयर्स ऑफ एंड अबव सब्जेक्ट टू लॉफुल डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे पार्लियामेंट्री पावर है, ये सब चीज़ें हमको नहीं देखने का ज़रूरत है। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके रिगार्डिंग, सबसे पहली बात है कि आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्वेश्चनेबल, ये आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ईसीआई कैन नॉट डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज इवन फॉर सीरियस वायलेशंस, इनको डी रजिस्टर करने का पावर नहीं है, इनके पास में ये अधिकार नहीं होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। बस इसको आपको याद रखना है ना। अब यहाँ पे कुछ की इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये सी विजिल ऐप वगैरह है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली इसको बनाया है, राइट। ये हमको ऐसा ध्यान नहीं रखना है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। एसआईआर क्या है और क्यों कंडक्ट किए जा रहे हैं। सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं।
रिड्यूस घोस्ट वोटर्स एंड मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। जो घोस्ट वोटर्स रहते हैं या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन रहते हैं, सपोज दैट कि कोई एक व्यक्ति का मतलब वो वोटर मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चलाया गया। रिफ्लेक्ट्स डेमोग्राफिक चेंज, जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे लार्ज स्केल माइग्रेशन, न्यूअर इलेक्टर्स एंट्रेंट एंड अर्बनाइजेशन डिस्टोर्ट ओल्ड रोल्स, एसआई एड्रेस। बहुत सारे लोग अब क्या किए हैं, ग्रामीण क्षेत्र छोड़कर बहुत सारे लोग बाहर जाके शहरों में बस गए हैं, है ना? और फिर उनके पास वहाँ का वोटर कार्ड बनवा लिया। जैसे बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से छोड़कर दिल्ली में बस गए या पुणे जाके बसे या कहीं और जाके बस जाते हैं। तो इसीलिए जो डेमोग्राफिक चेंज है उसको, है ना, रिफ्लेक्ट करता है। इम्प्रूव्स इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, यंग वोटर्स हैं, इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, डिसेबल्ड वोटर्स हैं, उनको प्रॉपर्ली रजिस्टर करना, ये इसका उद्देश्य है। स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, है ना, जो ट्रांसपेरेंसी या ट्रस्ट है लोगों का, पब्लिक कॉन्फिडेंस है सिस्टम में, उसको बूस्ट करने के लिए भी ज़रूरी है। फैसिलिटेट एफिशिएंट पोलिंग लॉजिस्टिक्स, राइट, जो पोलिंग लॉजिस्टिक है उसको फैसिलिटेट करने के। क्लीन रोल हेल्प्स बेटर प्लानिंग, प्योर स्पॉइल्ड बैलेट्स अकरिंग पोलिंग स्टेशन एलोकेशन एज पर, है ना, जयपुर क्रिएशन ऑफ न्यू हबोट्स, है ना, यहाँ पर था। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक्यूरेसी लाना, टू अपडेट एंड करेक्ट द इलेक्टोरल रोल सो दैट डुप्लीकेट नेम्स, इंक्रीज वोटर्स इन एलिजिबल पर्सन एंड रिमूव्ड। इंक्लूजन है, लिजिटमेसी है, डेमोग्राफिक एडजस्टमेंट भी है इसके माध्यम से, है ना। प्री इलेक्शन रेडीनेस है। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्टिकल 324 को आपको याद रखना है ना, क्योंकि इसके पास सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल करने का पूरा अधिकार रहता है इलेक्शंस को। और वहीं से इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 21 है वो आपको याद रखना है यहाँ पे, है। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एग्जैक्टली क्या होता है ये भी हम लोग अभी देखेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1950 का सेक्शन 21 डिटेल्स ऑन द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इसको भी पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, है ना। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है 1960 का, ये स्पेसिफाई प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट, रिवीजन, ईटीसी। सम लीगल commentators note that the term special intensive revision itself is not explicitly represented in the rule book। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा, क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये कहीं बेसिकली दिया गया है या नहीं, संविधान में कहीं डिफाइन किया गया है? तो कहीं नहीं है। तो हम बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम देखते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। लार्ज स्केल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है that the ECI undertake when it believes that the routine annual summary revision is not enough to clean the voters rolls। जब उसको लगता है कि जो एनुअल समरी रिवीजन है वो पर्याप्त नहीं है वोटर्स को जो लिस्ट है उसको क्लीन करने के लिए, तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंडक्ट करते हैं। ये 10 से 20 साल में एक बार होता है लगभग। It involves house-to-house enumeration, pre-filed forms, online submission and fresh verification। तो आप देखें इसका प्रोसेस है, हाउस टू हाउस इनोमरेशन, लोग हाउस टू हाउस जाते हैं, प्री फाइल्ड फॉर्म्स रहते हैं, ऑनलाइन सबमिशन है, फ्रेश वेरिफिकेशन, ओल्ड वोटर डेटा है, ये सब। यहाँ पे आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स ECI प्लेनरी पावर टू सुपरवाइज एंड अपडेट इलेक्टोरल रूल्स। तो जो प्लेनरी पावर है बेसिकली कहाँ से मिलते हैं, आर्टिकल 324 से संविधान का जो है। Section 21 of the Representation of the People Act 1950 also allows the Commission to order an intensive revision whenever it finds an inaccuracy in the existing poll, right? अब ये कंडक्ट कैसे होता है, सबसे पहले इन दोज 2 डिकेड्स क्यों जरूरी है, ये लेगेसी डेटा इशू है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देखिए, प्री फाइल डिटेल्स है, क्या क्या है ये आप लोग एक बार देखेंगे। अपडेट पर्सनल डेटा, यहाँ पे आपको क्या मैंडेटरी डिक्लेरेशन को याद रखना है। मैंडेटरी डिक्लेरेशन जो रहता है वो क्या क्या भरना होता है, दे आर एन इंडियन सिटीजन होना बताना पड़ेगा उनको, देयर नेम इज नॉट रजिस्टर्ड एल्सवेयर, all information provided is accurate, booth level officer check and collect enumeration form as the voter arrives to submit them to special intensive revision of electoral rolls, right। तो ये आप देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब बात करते हैं यहाँ पर विद रेफरेंस टू द मैपिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैपिंग की बात करते हैं, सेल्फ मैपिंग। अब यह मैच करना है हमको, पहला क्वेश्चन है सेल्फ मैपिंग इलेक्टर्स इन द 2025 रोल्स हुज नेम कैन आल्सो बी फाउंड इन द 2020 रोल। ये बोलता है कि जो वोटर्स हैं उनका नाम 2025 के रोल में तो होगा ही होगा, उससे पहले 2002 का जो रोल है उसमें इलेक्टोरल रोल है उसमें भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ मैपिंग। अनमैप्ड मतलब इलेक्टर्स
whose name do not appears in 2002 roller but who have other blood relations in the list father mother और grandparents etc. यानी मतलब अनमैप्ड मैपिंग उसको बोलते हैं कि जो इलेक्टर है उसका 2002 के उसमें रोल आउट जो इलेक्टोरल रोल आउट है बेसिकली वोटर लिस्ट थी उसमें तो उसका नाम नहीं है लेकिन उसके फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स का नाम था। तो ये दोनों में से क्या सही है वो बोलता है करेक्टली मैच्ड। तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें ये सही है, ये दूसरा गलत हो जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सेल्फ मैपिंग किसको बोलते हैं? इलेक्टर्स इन द 2025 रोल whose name can also be found in the 2002 roll will be considered to have done self mapping। ठीक, ये प्रोजेनी मैपिंग क्या होता है? इलेक्टर्स whose name do not appear in 2002 roll but who have other blood relation in the list फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब ये है कि यहाँ पर इस रोल में इनका नाम है, यहाँ पर 2002 का जो इलेक्टोरल रोल्स है इसमें भी नाम है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ मैपिंग। प्रोजनी मैपिंग में क्या होता है कि 2002 के रोल में इनका नाम नहीं है लेकिन इनके फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स इसका नाम है, इसको बोलते हैं प्रोजनी मैपिंग। नो मैपिंग का मतलब है कि ना तो इनका नाम 2002 के इसमें जो इलेक्टोरल रोल्स था इसमें है किसी व्यक्ति का, ना उनके किसी पेरेंट्स का या ब्लड रिलेशन में मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स का किसी का नाम है, इसको बोलते हैं नो मैपिंग या अनमैप्ड। ये तीनों याद रखना है शब्द, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। Special intensive revision SIR is large scale verification exercise carried out by Election Commission of India। obvious सी बात है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि the term special intensive revision is explicitly mentioned in the Representation of People's Act और is special intensive revision mentioned in the Constitution or any law। तो यहाँ पर दोनों का आंसर है नो, right? Special intensive revision is not explicitly mentioned either in the Constitution of India or the Representation of People's Act। ये कहीं भी ये शब्द यूज नहीं किया गया है, कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। तो इसका लीगल बेसिस क्या है? मैंने पहले डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस क्या है? आर्टिकल 324। स्टेचुटरी बेसिस है रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1950, यहाँ का सेक्शन 21 है। ठीक, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन है बेसिकली और कुछ नहीं है। यहाँ पर सबऑर्डिनेट एक लेजिस्लेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स है 1960, प्रोवाइड प्रोसीजरल डिटेल्स फॉर प्रिपरेशन पब्लिकेशन करेक्शन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। अगेन नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बट रूल सबमिट हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। Which of the following objectives are associated with the special intensive revision of electoral rolls? क्या इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इसको हम लोग देखते हैं। रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट एंड फिक्सियस वोटर्स, बिल्कुल सही है। इंक्लूजन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन हु वर प्रीवियसली लेफ्ट आउट, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है वेरिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ इलेक्टर्स, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि मैंडेटरी जो प्रोविजन है उसमें ये पूछा गया है। ऑटोमेटिक डिलीशन ऑफ वोटर्स हु हैव नॉट वोटेड इन प्रीवियस इलेक्शंस, ये गलत हो जाता है। ऑटोमेटिक डिलीशन का कहीं भी कोई भी इस तरह का प्रावधान इसमें नहीं है। तो 3 सही है इसमें से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी 1 2 3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉलोड बाय ड्यूरिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बूथ लेवल ऑफिसर्स प्ले सेंट्रल रोल इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। BLOs है जो है। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कैन बी फाइल्ड बाय इलेक्टर्स ड्यूरिंग द रिवीजन पीरियड, ये भी बिल्कुल सही है कि वो अपने क्लेम फाइल कर सकते हैं जब रिवीजन चल रहा हो तब। इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश्ड आफ्टर SIR फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स आर पब्लिश्ड फॉर पब्लिक स्क्रूटनी, ये बिल्कुल सही है फोर्थ वाला। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि है ना, फाइनल ये फाइनल होता है, SIR ऐसा नहीं है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो हमारा क्या आंसर होगा? 1 2 एंड 4, राइट। 1 2 4 देखते हैं, ए ओनली, ये सही है हमारा। अब बात करते हैं हाउ डज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ डिफर फ्रॉम समरी रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। यहाँ तक कंपैरिजन पूछ सकता है आपसे। SIR इन्वॉल्व्स डोर टू डोर वेरिफिकेशन वेयर एज समरी रिवीजन डज नॉट, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। समरी रिवीजन इज कंडक्टेड एनुअली वाइल SIR ओकेजनली, ये बिल्कुल सही है। दूसरा भी SIR रिक्वायर्स हायर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। समरी रिवीजन कैन डिलीट नेम विदाउट एनी नोटिस टू द इलेक्टर्स, ऐसा नहीं होता है कि नोटिस दिए बिना इलेक्टर्स के उनके नाम को डिलीट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वो 1 2 3 हमारा सही है, 1 2 3 ए ऑप्शन। ठीक, अब बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्ट्रेंथन द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ 1 पर्सन 1 वोट की बात की जाती है कि ऐसा ना हो कि डुप्लीकेशन हो, बेसिकली इसी को हटाने के लिए तो SIR लाया गया। एनहेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है।
प्रिवेंट मिसयूज ऑफ आधार एज अ मैंडेटरी वोटर सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है, आधार कहाँ मैंडेटरी वोटर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जाता है, ऐसा नहीं है। एड्रेस डेमोग्राफिक चेंज सच एज अर्बनाइजेशन माइग्रेशन, ये हमने देखा था ऑलरेडी। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये दोनों तीन सही है, तो इसका मतलब आंसर ए हमारा करेक्ट है। अब हम बात करते हैं सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी। इसमें कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, 1 मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट। ये दोनों को हटा देते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा इसमें नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट इसमें नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट तो वैसे भी नहीं होता है, ज़्यादातर किसी कमेटी का मेंबर होता ही नहीं है वो, है ना। तो कौन कौन है ये? 1, 2 एंड 5। 1, 2, 5 को देखते हैं, डी इसका आंसर होगा, राइट ना। चलिए नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द डिस्क्वालिफिकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ये बिल्कुल सही है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है हमारा, उसके पास ये पावर है कि किसी व्यक्ति को अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसके पीरियड को वो क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। बट वो डिफरेंट केसेस में देखते हैं, कौन कौन से केसेस हैं बाद में। द ईसी इज एम्पावर टू गिव अ रिलीफ टू दोज हु आर डिस्क्वालिफाइड फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। कोई व्यक्ति अगर इस आधार पर डिस्क्वालिफाइड होता है, यानी करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसको रिलीफ ये प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसे ध्यान रखना है। जैसे किसी को ब्राइब देते हुए पाया गया, पैसा बांटते हुए पाया जाता है, अगर इसमें कोई डिस्क्वालीफाई होता है कोई मेंबर, तो ये उसको रिलीफ प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा ए ओनली, दूसरा गलत हो जाता है। ठीक, ये है। यहाँ पे बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीईसी शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक अ मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल सही है, वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सीईसी कैन बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं है, जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो सर्विस कंडीशन को किसी भी हालत में बदला नहीं जाता, जो जैसी रहती हैं वैसे ही रहती हैं। तो स्टेटमेंट पहला केवल एक सही है, तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा? ए ओनली, है ना। यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग बात की गई है, तो आपको इसको भी थोड़ा देखना है। ये किस किस के इलेक्शन को कंडक्ट करता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज, बिल्कुल सही है। इलेक्शन टू द पंचायत, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्शन टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही है। इलेक्शन टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन को ये कंडक्ट नहीं करता। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स 4 राज्यों में देखने को मिलती हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह में। तो ये ऑटोनोमस बॉडीज रहती हैं, इनके इलेक्शन को कंडक्ट नहीं करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो 3 का करता है, किस किस का? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बी आंसर इसका होगा। ये हमारा लेक्चर आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, राइट। होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।